नमस्कार साथियों, उपासना यस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है भीमा कोरेगांव लड़ाई खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा भीमा कोरेगांव कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की गई है, जिससे ये लड़ाई या युद्ध न्यूज में था। आपको याद रखना है। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, पुणे के एक जिले भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी, ये आपको डेट भी याद रखनी है, 1 जनवरी 1818 को पेशवा सेनाओं और अंग्रेजों के बीच हुई एक लड़ाई के साथ दलितों का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संबंध है। सेकंड पॉइंट, ब्रिटिश सेना जिसमें मुख्य रूप से दलित सैनिक शामिल थे ने उच्च जातियों के वर्चस्व वाली पेशवा सेना का मुकाबला किया। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना ने पेशवा सेना को पराजित किया था। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट है, इस लड़ाई को दलित गौरव के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि कंपनी की सेना में अधिकांश सैनिक महार दलित, ये जाति आपको याद रखनी है, दलित थे। चूंकि पेशवा जो कि ब्राह्मण थे, उन्हें दलितों के उत्पीड़क के रूप में देखा जाता था और इसलिए पेशवा सेना पर महार सैनिकों की जीत को दलित शक्ति के रूप में देखा जाता है। फोर्थ पॉइंट है, 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने युद्ध स्थल पर बने स्मारक स्तंभ का दौरा किया। इस स्तंभ पर लगभग 2 दर्जन महार सैनिकों सहित मृतकों के नाम दर्ज हैं। कोरेगांव की लड़ाई में भाग लेने वाले सैनिक महार थे और महार अछूत थे। तो ये आपको याद रखना है। भीमा कोरेगांव लड़ाई से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है। स्पेस एक्स ने 143 उपग्रह प्रक्षेपित कर विश्व अंतरिक्ष रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट है उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में स्पेस एक्स, आपको याद रखना जो स्पेस एक्स है ये अमेरिका की एक कंपनी है, ने 143 उपग्रह को लॉन्च करके विश्व अंतरिक्ष रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके पूर्व फरवरी 2017 में भारत ने 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड बनाया था। सेकंड पॉइंट है, स्पेस एक्स की रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लाइट के लिए फाल्कन 9 प्रक्षेपण वाहन का उपयोग किया गया है और इस मिशन को ट्रांसपोर्टर वन का नाम दिया गया है। थर्ड पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, ये लॉन्च व्हीकल स्पेस एक्स के पहले स्मार्ट सेट राइट शेयर प्रोग्राम मिशन को समर्पित है। ये प्रोग्राम छोटे सैटेलाइट कंपनियों के लिए स्पेस तक पहुंचने की सुविधा को कम लागत में उपलब्ध कराता है। तो ये स्पेसएक्स ने जो रिकॉर्ड तोड़ा था अंतरिक्ष को लेकर, उससे संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश सरकार ने पंख योजना को लॉन्च किया। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य पर पंख योजना को लॉन्च किया है। सेकंड पॉइंट, इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। इस योजना को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंख के अंग्रेजी शब्दों के स्टैंड की जानकारी दी। तो ये आपको बेसिकली इसमें ये बात याद रखनी है, जो पंख स्कीम है ये किस राज्य द्वारा शुरू की गई। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, यानी मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, जिसके माध्यम से सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों द्वारा जारी शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, सिक्योरिटी का अधिग्रहण एवं व्यवसाय संबंधी अग्रिम ऋण दिए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ, ये कंपनी लीजिंग, खरीद बिक्री, बीमा व्यवसाय,
चिट व्यवसाय जैसी प्रकृति की होती हैं, लेकिन इनमें कोई भी ऐसी संस्था शामिल नहीं होती जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि गतिविधि या औद्योगिक गतिविधि या किसी सामान की खरीद या बिक्री, प्रतिभूतियों के अलावा एवं अचल संपत्ति की खरीद निर्माण से संबंधित सेवाएं प्रदान करना है। तो आपको याद रखना है इसका संबंध बेसिकली जो कृषि गतिविधि हैं यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज उनसे संबंध नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है एक गैर बैंकिंग संस्थान जो कि एक कंपनी होती है तथा जो किसी भी योजना या व्यवस्था का एक मुश्त या किस्तों में अंशदान या किसी अन्य तरीके से जमा करने के मुख्य व्यवसाय में शामिल है, वह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होती है। अगला पॉइंट, अगला फोर्थ पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ ENVFCS की विशेषताएं। पहला है इसमें ENVFCS मांग जमाएं स्वीकार नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। सेकंड है ENVFCS भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बनते हैं और स्वयं चेक जारी नहीं कर सकते। अगला इसमें ENVFCS के जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है और आपने देखा होगा ये काफी न्यूज में भी थी। अरुणाचल प्रदेश में चीन के नए गांव, तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक नया गांव बसाया है जिसको लेकर ये न्यूज में था। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों था। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रे से 5 किलोमीटर की दूरी पर चीन द्वारा 3 गांवों का निर्माण किए जाने की खबरें सामने आई हैं, जिससे ये न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट, नवंबर 2020 तक की सैटेलाइट इमेज दर्शाती हैं कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में तसारी चू नदी तट पर एक पूर्ण विकसित गांव का निर्माण किया गया है। सेकंड पॉइंट, ये गांव वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पार कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले इस क्षेत्र में चीन ने सैन्य बैरकों का स्थायी निर्माण किया था। थर्ड पॉइंट, ये क्षेत्र वर्ष 1959 से चीन के नियंत्रण में है। फोर्थ पॉइंट, ये मैकमोहन रेखा से कम 2 किलोमीटर दक्षिण में यानी भारतीय क्षेत्र में स्थित है, जिसे चीन मान्यता नहीं देता है। वर्ष 1962 के युद्ध के बाद भारत ने इस क्षेत्र में गश्त बंद कर दी थी। पांचवा पॉइंट है, चीन के अनुसार वह मैकमोहन रेखा को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि वर्ष 1914 में शिमला में आयोजित कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले तिब्बती प्रतिनिधियों ने मैकमोहन लाइन को मानचित्र पर दर्शाया था, जो कि ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं थे। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा एक गांव बसाया गया है, यानी 3 गांव बसाए गए हैं, उनसे संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पराक्रम दिवस खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाई जाती है, जिससे ये न्यूज में था। अब हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। सेकंड पॉइंट, उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। थर्ड, वर्ष 1919 में बोस ने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की, हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फोर्थ पॉइंट, वे स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। पांचवा पॉइंट, उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट छठा है, इन्होंने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन यानी अधिराज्य के दर्जे की बात कही गई थी। अगला पॉइंट, अगला 7वां पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ, उन्होंने वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन,
तथा गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया। 8वां पॉइंट, वर्ष 1930 के दशक में वह जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. राय के साथ कांग्रेस की वाम राजनीति में संलग्न रहे। अगला 9वां पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ, बोस ने वर्ष 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीता। 10वां पॉइंट, इसके पश्चात वर्ष 1939 में उन्होंने त्रिपुरी में गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के विरुद्ध पुनः अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। 11वां पॉइंट है, गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद के कारण बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से अलग हो गए। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद, ये नाम आपको याद रखना है, को नियुक्त किया गया था। 12वां पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ, कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने 1939 में द फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक नया दल बनाया। 13वां, इसके गठन का उद्देश्य यानी द फॉरवर्ड ब्लॉक के अपने गृह राज्य बंगाल में वाम राजनीति के आधार को और अधिक मजबूत करना था। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, उकेरिया जोशी। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट। पहला पॉइंट है, भारत में दुर्लभ चींटी वंश की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। सेकंड पॉइंट, केरल और तमिलनाडु में पाई गई चींटी उकेरिया वंश की प्रजातियां इस दुर्लभ वंश की विविधता को बढ़ाती हैं। तो आपको पता चल गया होगा ये उकेरिया जोशी जो है एक प्रकार की चींटी है। थर्ड, ये एंटेल खंडों की संख्या के आधार पर अपने वंश की अन्य प्रजातियों से अलग हैं। इनमें से केवल एक केरल के पेरियार वन्यवरण में पाई गई है, जिसका नाम प्रख्यात विकास मूलक जीव विज्ञानी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के सम्मान में उकेरिया जोशी रखा गया है। फोर्थ पॉइंट, मदुरई केरल के अलागकरकोयल में खोजी गई दूसरी प्रजाति उकेरिया डी कैमरा, ये भी आपको याद रखना है डी कैमरा 10 खंडों वाले एंटेल को संदर्भित करती है। तो ये दुर्लभ चींटी वंश से संबंधित 2 नई प्रजातियां आपको याद रखनी है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, अभ्यास कवच। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, अंडमान एवं निकोबार कमान के तहत त्रिस्तरीय सेना के संसाधनों को मिलाकर एक बृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का संचालन किया जाएगा। सेकंड, अंडमान और निकोबार कमांड जिसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में है, में पहला इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है। तो ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है। तो ये अभ्यास कवच से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी महत्वपूर्ण है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAW, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, हाल ही में इसका 9वां सफल परीक्षण किया गया जिससे ये न्यूज में था। सेकंड पॉइंट है, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। थर्ड पॉइंट, ये प्रणाली ग्लाइड बम श्रेणी से संबंधित है और इसका विकास 2012-13 के आसपास भारतीय वायुसेना से महत्वपूर्ण आदानों के साथ शुरू हुआ। थर्ड यानी फोर्थ है, ये पहली बार इसका परीक्षण वर्ष 2016 में किया गया था। तो ये स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है 24वां हुनर हाट। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, हाल ही में लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में 24वें हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है जिससे ये न्यूज में है। सेकंड, इसका आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा उस्ताद योजना के तहत किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, जो हुनर हाट है इस सम्मेलन का आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा उस्ताद योजना के तहत किया जाता है और हाल ही में इसे लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। तो ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। थर्ड पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, हुनर हाट अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनी है। उल्लेखनीय है कि देश में पहले हुनर हाट का आयोजन नवंबर 2016 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान प्रगति मैदान यानी नई दिल्ली में किया गया था।
फोर्थ पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, हुनर हाट का उद्देश्य मास्टर कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक विशेषज्ञों को बाजार तथा रोजगार के अवसर प्रदान करना है। तो ये 24वें हुनर हाट से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस खबरों में। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता है। सेकंड पॉइंट, भारत सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर 25 जनवरी को वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। थर्ड पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना है। फोर्थ पॉइंट, भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये हमको याद रखना है। सेकंड पॉइंट, इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य लिंग भेद के कारण भारतीय समाज में लड़कियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को दूर करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना है। अगला थर्ड पॉइंट है, ये दिवस लड़कियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2008 में बालिका के अधिकारों और बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व को रेखांकित करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। अब आपको एक नोट भी याद रखना है, ज्ञात हो कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपको नोट के तौर पर इसलिए दिया गया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में 11 अक्टूबर आपको याद रखना है और राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में 24 जनवरी। अब हम लोग परीक्षा संबंधी जो तथ्य हैं उन पर नजर डालते हैं। पहला तथ्य है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने तकनीकी आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने और स्थायी भू खतरा प्रबंधन में सहयोग के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको याद रखना है। सेकंड, हाल ही में ओडिशा में तोसली शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है। थर्ड, इजराइल ने UAE की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फोर्थ, केंद्र सरकार ने हाल ही में पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को Z+ सुरक्षा प्रदान की है। पांचवा पॉइंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी संधि को 5 साल तक के बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, ये आपको याद रखना है। छठा, उत्तर प्रदेश राज्य ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। सातवां, अर्जुन मुंडा हाल ही में एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति को लॉन्च किया गया है। आठवां, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के कुमार संगकारा दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है। नवां, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए 32 बच्चों को चयनित किया गया है। तो ये परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। तो पिछला अभ्यास प्रश्न है, आपसे पूछा गया था कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अवर हिंदू राष्ट्र किसने लिखी। आपको ऑप्शन दिए गए थे, आकर पटेल, B राजनाथ, C अमित शाह, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब है A ऑप्शन यानी आकर पटेल। अगला सवाल जो आज का सवाल है, सवाल नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश ने, बी मध्य प्रदेश ने, सी राजस्थान ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन यानी उत्तर प्रदेश ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 2,
राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना है। सेकंड, भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है बताना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका करेक्ट जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में तोसली शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।